तो अपना जो अगला टॉपिक है वो इंस्पेक्शन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, इसके लेंगे क्वेश्चंस थोड़े से अपन लोग, और उसके बाद में फिर अपन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन पे जाएंगे, देखते हैं उसमें कितने तरह के क्वेश्चंस हैं। काफी सारे क्वेश्चंस उस पे नहीं आते, तो ये दोनों टॉपिक अपन लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं आज के सेशन में। और फिर उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक है अपना कॉर्पोरेट लॉ का, वो लेंगे प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। उसमें थोड़ी सी हमको समस्या आएगी क्योंकि उसमें कुछ हटके क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसका जो सेशन रहेंगे उनमें कुछ आपको तकलीफ आ सकती है। मतलब तकलीफ, वैसे तो कोई तकलीफ नहीं है, बट उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूजन क्वेश्चंस आते हैं। पहले अपन लोग चल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन वाले पे। इंस्पेक्शन इंक्वायरी कौन सी सेक्शंस आती है इसके अंदर? कंपनीज एक्ट की हम बात करें तो सेक्शन 209 से लेके 229 तक की सेक्शन इसके अंदर आती हैं। 209 से लेके 229 तक के सेक्शंस, और बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है। देखेंगे तो अगर आप शॉर्ट नोट से, हमारा पहला क्वेश्चन है इंक्वायरी बाय द रजिस्ट्रार, सेक्शन 206 इंक्वायरी इंस्पेक्शन एंड कॉलिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, सेक्शन का नाम है। इसमें तीन चीजें हैं, इंक्वायरी इंस्पेक्शन। स्टार्ट होता है कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन से, फिर इंक्वायरी के बारे में, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ध्यान रहे, इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन नंबर अगर हम बात करें तो 206, 7 और 8, इनमें इंक्वायरी के बारे में आपको मिलेगा, कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में मिलेगा, इंस्पेक्शन के बारे में मिल सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं मिलेगा भाई। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के जो प्रोविजंस है वो स्टार्ट होते हैं 210 से। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में कॉमन बात याद रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन का जो पावर है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, या फिर एसएफआईओ यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अच्छा, वो भी डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता, उसके पास भी जो केस रेफर होकर आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रेफर होकर आता है। तो इन्वेस्टिगेशन वाले केस में पावर जो है वो टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। उसका लॉजिक है, रीजन है, अगर ऐसी इन्वेस्टिगेशन का पावर किसी को भी दे देंगे ना, किसी भी अथॉरिटी को या किसी भी डिपार्टमेंट को, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे कैन मिसयूज। तो इन्वेस्टिगेशन का पावर बहुत लिमिटेड रखा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में रिजर्व रखा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली खुद भी करवा सकती है, या किस एसएफआईओ के थ्रू। एसएफआईओ मतलब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, किस पर्पस के लिए? इन्वेस्टिगेशन करने के पर्पस के लिए, राइट। इसके बाद में फिर तीसरा जो पावर है वो ट्रिब्यूनल के पास में है ना। ट्रिब्यूनल कुछ स्पेशल केसेस में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना रिजर्व रखा है इस पावर को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रखा है इस पावर को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ कहा कि भैया या तो हमारे पास रहेगा, या तो ट्रिब्यूनल स्पेशल केसेस में, या फिर एसएफआईओ। और एसएफआईओ में चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ, एसएफआईओ के पास भी डायरेक्टली पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रेफर होकर ही आते हैं केस, तभी आता है। अच्छा, इसको हटा देता हूँ साइड में इन्वेस्टिगेशन को। सब दूसरी जो बात आती है वो आती है इंक्वायरी या इंस्पेक्शन। अब ये इंक्वायरी या इंस्पेक्शन क्या है? इंक्वायरी या कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एक वर्ड होता है। पहले मैं इंक्वायरी से पहले एक और चीज बता दूं, हो सकता है आगे आए। कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जब भी याद रहना, जो लाइन बोलूं बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत माइन्यूट सी जो है एक लाइन है जो बहुत मिस्टेक लोग करते हैं। कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि अगर आपने, माइंड द वर्ड, अगर आपने, कंपनी ने आरओसी को डॉक्यूमेंट सबमिट करे हुए हैं, कोई से भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो हो सकता है एनुअल रिटर्न हो, चाहे एनुअल अकाउंट्स हो, चाहे ऑडिट रिपोर्ट हो, चाहे बोर्ड रिपोर्ट हो, या फिर आपके और डायरेक्टर से रिलेटेड फॉर्म्स हो। कितने सारे फाइलिंग, कंपनीज को बहुत सारी फाइलिंग करनी होती है आरओसी के पास में, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके एनुअल रिटर्न से लेके ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर के डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सेट्रा। अभी जो इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करे हैं आरओसी में, उनमें किसी इंफॉर्मेशन में आरओसी को लगता है कि यार, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार को लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन कम है, only then, mind the word only then registrar can call, only then, mind the word only then, registrar can call information या further explanation from the company। तो वो कंपनी को एक नोटिस भेज देता है कि भैया ये, या ये इंफॉर्मेशन जो हमने अभी एनालाइज करी उसके बेस में हमें लगता है कि आपने ये इंफॉर्मेशन नहीं दी, कम दी या गलत दी, तो वो इंफॉर्मेशन कॉल करता है। बट एक कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वाला जो ऑप्शन है, ये कंपनी तभी एक्सरसाइज कर सकती है, कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वाला ऑप्शन तभी एक्सेस कर सकती है कंपनी जब कंपनी ने, सॉरी रजिस्ट्रार तभी एक्सेस कर सकता है जब कंपनी ने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई हो। यानी आज अगर आरओसी के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने, कंपनी ने एनुअल रिटर्न ही फाइल नहीं करा, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ही सबमिट नहीं करी, राइट, तो उस केस में ये कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वाला एप्लीकेबल ही नहीं होता। भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? अरे भाई, जब इंफॉर्मेशन ही हमने नहीं दी आरओसी में, तो वो इंफॉर्मेशन गलत है, सही है, कम है, ज्यादा है, फर्क ही नहीं पड़ता। गलत, कम, सही, ज्यादा का तो मुद्दा ही खत्म हो गया ना, वो तो टॉपिक ही खत्म हो गया।
क्योंकि उस वाले केस में तो कम आरओसी पता कैसे देगा करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कम क्या है, है ही नहीं इन्फॉर्मेशन, कम ज्यादा का तो कुछ पता ही नहीं है ना। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखो कि जब कभी भी आरओसी में इंफॉर्मेशन आएगी तो ही आरओसी उस इंफॉर्मेशन को चेक करके डिसाइड कर सकता है कि इंफॉर्मेशन कम है या अधूरी है या वो है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है, एक बात ध्यान रखो। सो द रजिस्ट्रार में कॉल द कंपनी टू फर्निश, अच्छा ये तो हो गया कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आता है इंक्वायरी बाय रजिस्ट्रार। ठीक है ना। अब ये देखो इंक्वायरी और रजिस्ट्रार जो है इसमें भी एक और लफड़ा है। कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन तो 100% कंफर्म है कि जब कभी भी कंपनी ने जो इन्फॉर्मेशन सबमिट करी उसमें कोई कमी बेसी लगी। अच्छा, कॉलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एक नॉर्मल सी एक्टिविटी है, वो एक रेगुलर एक्टिविटी है, उसमें कोई ऐसे घबराने डरने की बात नहीं होती। आरओसी के पास में इन्फॉर्मेशन आई, उसको लगा इसमें कोई इन्फॉर्मेशन कम है या कोई गलत है, तो वो कंपनी को बोलती है कि भैया आपने जो इन्फॉर्मेशन भेजी उसमें ये इन्फॉर्मेशन कम है, ये भेजो, इसमें ये इन्फॉर्मेशन हमें लग रहा है गड़बड़ है, एक्सप्लेनेशन भेजो या क्लैरिफिकेशन भेजो। वैसे नहीं आप सबमिट कर पाते, वैसे तो कंपनी की ड्यूटी है, उसके ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज की ड्यूटी है कि वो इन्फॉर्मेशन दे। अगर वो नहीं दे पाती बाई चांस, तो इन दैट केस रजिस्ट्रार फिर दोबारा से एक नोटिस और भेजता है कि भैया आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी थी आपने नहीं दी, या उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी बट उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के भी रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, अधूरी है, कम है, गलत है, तो फिर दोबारा से आप एक नोटिस भेज सकते हो, रजिस्ट्रार कंपनी को भेजेगा दोबारा इन्फॉर्मेशन मंगाने के लिए। नाउ कीप इट असाइड। अब आता है इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी है, ध्यान से सुनना, कंपनी ने जो जो इन्फॉर्मेशन आरओसी में सबमिट करा उसके बेसिस पे आरओसी को ऐसा लगता है कि भैया मुझे कंपनी से कोई एक्सप्लेनेशन या इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर जो किसी भी व्यक्ति ने, किसी पर्सन ने आकर कंप्लेन करा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया हमें, रजिस्ट्रार को सॉरी, कि हमें लगता है इस फलाना कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, या हमें लगता है इस कंपनी में, फलाना कंपनी में किसी तरह की कोई अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है, या फिर रजिस्ट्रार को कहीं से कोई सूचना मिली कि कंपनी अपने जो मेंबर्स हैं उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको सॉल्व नहीं कर रही। तीन बातें समझो। पहला, या तो जो इंफॉर्मेशन आरओसी में आपने सबमिट करी उसमें आरओसी को कुछ इरेगुलरिटी लगी एंड ही नीड some more clarifications, he needs some more information, right, some more clarification, some more information from auditor, from company. सेकेंड, या फिर कुछ रिप्रेजेंटेशंस किसी व्यक्ति ने कंपनी को करे और उन रिप्रेजेंटेशन में कंपनी, रिप्रेजेंटेशन हमने कंपनी को करे, सॉरी किसी व्यक्ति ने आरओसी को रिप्रेजेंटेशन करा कि भैया मुझे फलाना कंपनी में फ्रॉड की संभावना लगती है, इरेगुलरिटीज लग रही है, तो या फिर कहीं से रजिस्ट्रार को सूचना मिली या किसी ने कंप्लेन करी या कैसे भी रजिस्ट्रार को पता चला ये कंपनी अपने मेंबर्स की ग्रीवेंसेस को हैंडल नहीं कर रही, सो इन दैट केस रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, उस कंपनी का इंक्वायरी करा सकता है। See, registrar may call on the company to furnish in writing information explanation on matters specified within such time as may be specified and carry out such inquiry as it deem fit for providing company a reasonable opportunity. वो कंपनी का इंक्वायरी कर सकता है। घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इंक्वायरी है, रेगुलर प्रोसेस है, नॉर्मल है। कई बार ऐसा होता है पुलिस को आपके ऊपर शक है तो पुलिस ने आपको नॉर्मली थाने बुलाकर पूछताछ करी, वापस जाने दी, बात खत्म, सिंपल। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। इसी तरीके से कंपनी ने जो है कभी कुछ गलती करी या कुछ, मैंने बताया ना अभी 3 केसेस, तो फिर आरओसी आपका इंक्वायरी करा सकता है। लेकिन घबराने की बात इसलिए नहीं क्योंकि आरओसी आपको बकायदा एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है, आपको अपनी बात कहने का मौका पूरा दिया जाएगा और आप अपनी बात अच्छे से कह लो। Prior calling to the company to furnish in writing an information or explanation in carrying out inquiry, the registrar has to inform the company of the allegations made against it by a written order, right? अगर आपने कंपनी को बुलाया, इंफॉर्मेशन मांगी या इंक्वायरी करी तो पहले आप, मैंने कहा था ना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, तो आप पहले उसको इन्फॉर्म करोगे कंपनी को, उसको बोलोगे कि भैया आप अपने एक्सप्लेनेशन वगैरह दे दो, आप अपनी बात कह लो, उसको बताओ कंपनी के ऊपर क्या एलिगेशन लगे, यानी किस आधार पर आप उस कंपनी का इंक्वायरी कर रहे हो, तो बताना तो पड़ेगा ना यार, किस आधार पे आप उस कंपनी की इंक्वायरी कर रहे हो, ये आपको उसको बताना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उस कंपनी का क्या कर सकते हो, इंक्वायरी या the central government may, it's satisfied with the circumstances so warrant, direct the registrar or to the inspector appointed by it for the purpose of carry out the inquiry. सेंट्रल गवर्नमेंट भी रजिस्ट्रार को बोल सकते हैं, ऐसा बहुत 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 रेयरली होता है, जनरली इतने छोटे से मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट कभी पढ़ती नहीं है, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो क्या होता है ना, आप समझो मिनिस्टर्स की समस्या होती है, ये इतना छोटा सा काम है जो रजिस्ट्रार लेवल पर होता है, रजिस्ट्रार स्टेट वाइज होता है,
तो किसी कंपनी के बारे में कोई भी मिला कि भैया ये कंपनी फ्रॉड कर रही है या ये कंपनी में ग्रीवेंसेस को हैंडल नहीं किया जा रहा अपने मेंबर्स की या व्हाटएवर, तो इन दैट केस कंपनी जो है और रजिस्ट्रार जो है वो इंक्वायरी करा लेता है। सिंपल, बहुत छोटी सी बात है। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बीच में क्यों डाला? हमने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको एक पावर है कि वो रजिस्ट्रार को बोल सकती है भैया इंक्वायरी कराओ, या अपने बंदे को भेज सकती है। ये क्या होता है ना बेटा, देखो सांसद वगैरह होते हैं ना, ये बड़े जो है ना अजीब लोग होते हैं। अब मान लीजिए मैं किसी एरिया का सांसद हूँ, तो मैं सांसद हूँ और उस एरिया में कोई कंपनी है जिसने लोगों का पैसा खा लिया। अब मैं सरकार पे दबाव बना रहा हूँ कि नहीं नहीं आप बोलो उस एरिया के रजिस्ट्रार को इंक्वायरी करे। अब बेचारी सरकार को मजबूरी में, सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूरी में उस स्टेट के रजिस्ट्रार को बोलना पड़ता है, इसलिए पावर डाला गया। ये बहुत नॉर्मल है। जैसे आज मान लीजिए मैं इधर का अपने एरिया का सांसद हूँ, मंत्री नहीं हूँ, सांसद हूँ खाली। अब चूंकि मैं सांसद हूँ तो ऐसे केस में मेरे एरिया से कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे को आगे बोलना पड़ेगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो मेरे एरिया में पता चला किसी कंपनी ने पैसे वैसे का गड़बड़ कर दिया, तो मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर नहीं दोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार को कैसे बोलती? इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट where the business of a company has been or is being carried on for a fraudulent or unlawful purpose। यार इसको तो बाद में बताता हूँ, यहाँ तक बस खत्म। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। अगर ये 3 केसेस हैं जो अभी हमने बताया, उनमें से कोई केस होता है तो रजिस्ट्रार सेंट्रल उस कंपनी का इंक्वायरी करा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑर्डर दे सकती है कंपनी का इंक्वायरी कराने के लिए। 2 बातें। तीसरी बात, 2 बातें तो है गई। तीसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी अपने पास एक पावर रखती है कि वो रजिस्ट्रार को ऑर्डर दे इन्वेस्टिगेशन कराने, इंक्वायरी कराने के लिए। अच्छा, जब भी रजिस्ट्रार इंक्वायरी कराएगा तो सबसे पहले कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे उसके ऊपर एलिगेशंस क्या लगे, और उसके बाद में आगे इंक्वायरी बढ़ेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अब इंक्वायरी होगी तो 2 बातें होंगी, या तो हो सकता है कंपनी में फ्रॉड मिले या ना मिले। अगर मिला तो सेक्शन 447, एक लाइन रट लो, घोट के पी लो अच्छे से। कौन सी लाइन? इस पूरे कंपनीज एक्ट में कोई भी फ्रॉड करे, इस पूरे कंपनीज एक्ट में कोई भी व्यक्ति अगर फ्रॉड करता है, कोई भी XYZ, ठीक है, तो भैया ऐसा है उस केस में 447 की पेनल्टी लगेगी। सबसे हैवी पेनल्टीज है सुसना का उसमें सेक्शन 447 में। तो इस पूरे कंपनीज एक्ट में कभी भी कोई भी फ्रॉड करे, कोई भी, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे ऑडिटर हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे XYZ, क्योंकि सेक्शन 447 किसी स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए नहीं बना है, जनरल सेक्शन। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। इसके बाद में हमारे पास में आता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव तो नाम के हैं, बाकी तो छोटे छोटे से होते हैं। कैन द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी सीज द बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी? देखो सेक्शन नंबर 209 के हिसाब से चले, 206, 7, 8, 9। 9 में क्या आता है? 9 में आता है कि जब कभी भी रजिस्ट्रार जो है वो किसी कंपनी की बुक्स की इंक्वायरी करना चाहता है या इंफॉर्मेशन मंगाना चाहता है, लेकिन उसके पास में प्रॉपर ग्राउंड्स, उसको लग रहा है कि जब तक मैं वहां पहुंचूंगा कंपनी में, या जब तक कंपनी के डॉक्यूमेंट की, ऊपर हमने पढ़ा था इंक्वायरी करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ती है, एलिगेशन बताने पड़ेंगे। ये थोड़ा मुद्दा है, सरप्राइज नहीं हो सकता है। तो अब मैं, अगर आज मैं रजिस्ट्रार हूं और मुझे फलाना कंपनी की इंक्वायरी करनी है या कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो मुझे पहले उस कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसको बताने पड़ेंगे उसके ऊपर क्या क्या एलिगेशंस लगे हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं उसके रिकॉर्ड्स को चेक करूंगा। अब जैसे ही मैंने उसको बताया एलिगेशन क्या लगे, और जब तक मैं वहां पहुंचूंगा तब तक तो हो सकता है रिकॉर्ड्स को ऑल्टर कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, म्यूटिलेट कर दे, किसी भी तरीके से उसमें कुछ छुपा दे, फॉल्सिफाई कर दे। मैं क्या करूंगा बताओ? फिर मेरे तो इंक्वायरी करने का या कॉलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ऐसे केस में हमने एक पावर दिया रजिस्ट्रार को कि अगर रजिस्ट्रार इज अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट बुक्स एंड पेपर्स relating to company or any body corporate or managing director may be altered, destroyed, mutilated, falsified और secreted, तो क्या करना है आपको? तो आप उस केस में उस कंपनी में, आंसर आधा ही लिख के छोड़ दिया क्या इन्होंने? ये नोट नहीं है ऐसे। द रजिस्ट्रार में मेक एन एप्लीकेशन टू, मैं वैसे समझाता हूँ। आपका जो भी जिस भी जुरिस्डिक्शन में वो कंपनी आती है उस एरिया के मजिस्ट्रेट के पास जाओ और बुक्स के सीजर के लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। अच्छा ध्यान रखना, एक पावर होता है सर्च सीजर, एंटर सर्च एंड सीज बोलते हैं हम उसको। ये इनकम टैक्स में भी है, जीएसटी में भी है, कंपनी लॉ में भी। ये एंटर सर्च एंड सीज या सर्च एंड सीजर का जो पावर है वो बेटा हर किसी के पास नहीं होता। अगर आप इनकम टैक्स में जाओगे तो सर्च एंड सीजर का पावर चीफ कमिश्नर से नीचे के व्यक्ति के पास अवेलेबल नहीं होता। इसी तरीके से अगर आप कंपनी सेक्ट में जाते हो तो जो सर्च एंड सीजर का पावर है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या तो मजिस्ट्रेट के पास।
रजिस्ट्रार के पास ये पावर नहीं है कि आप किसी भी कंपनी की प्रीमाइसेस में घुस जाओगे, वहां जाके आप कुछ भी सर्च करोगे, नहीं, ये पावर नहीं होता। तो सर्च एंड सीजर का जो पावर है वो लिमिटेड है। सर्च एंड सीजर का पावर यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास में, मजिस्ट्रेट के एप्लीकेशन लगाओ, सर ऐसे ऐसे फलाना कंपनी में हमको लग रहा है गड़बड़ है, और हम जब तक डॉक्यूमेंट को पकड़ेंगे तब तक तो डॉक्यूमेंट्स ऑल्टर मटिलेट हो जाएंगे और सीक्रेट हो जाएंगे। तो मजिस्ट्रेट को अगर लगा कि आपकी एप्लीकेशन में दम है, तो वो रजिस्ट्रार को ऑथराइज कर सकती है उस प्लेस पे एंटर करने के लिए, उस प्लेस पे जो भी बुक्स एंड पेपर्स है उनको अपने पास रखने के लिए, सर्च करके सीज। यानी तीन बातें याद कर लो, एंटर, सर्च एंड सीज। एंटर, सर्च एंड सीज, ठीक है। उस बंदे को आप फोर्स करो कि भाई कंपनी को कि हम अंदर, लेकिन ये मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को लेके जाना, ऐसे नहीं जाना, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को लिए जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो पावर अवेलेबल है। आगे चलते हैं, व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कंपनीज एक्ट 2004 प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखो, जब कभी भी किसी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन मैंने कहा था 210 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो 210 में है, 212 में है, 213 में है, 213 में एसएफआईओ वाला आता है, 212 में, 219 में जिसमें कंपनी और कंपनी से कनेक्टेड जो लोग हैं उनका फिर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, 210 में तो है ही। तो उस दौरान कंपनी का जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी मिलता है या मिलने की संभावना है, तो ये लाजमी सी बात है कि उसका गुस्सा या उसकी फ्रस्ट्रेशन कंपनी अपने एम्प्लॉय पे निकालेगी। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। फ्रॉड कंपनी ने करा, लेकिन अब किसी ना किसी के सर तो ठीक रहा फोड़ना पड़ता है ना, तो बेचारा एम्प्लॉय मरता है। उसको बचाने के लिए कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन डाला गया है कि जब कंपनी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनी या उससे संबंधित अदर बॉडी कॉर्पोरेट का या उससे रिलेटेड पर्सन का चल रहा हो, राइट, तो उस केस में क्या करना, राइट, ये ध्यान से सुनिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो इन्वेस्टिगेशन कोई सा भी हो, चाहे 212 का हो, चाहे 213 का हो, चाहे 219 का, इवन चाहे ओनरशिप का भी हो, इन्वेस्टिगेशन से मतलब है कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, कंपनी इन्वेस्टिगेशन वर्ड मैं बोल रहा हूं, उस पर फोकस आपको करना है। कंपनी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है, देन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स, या मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन हो गया लेकिन अभी कंपनी पे कार्रवाई चल रही है अगेंस्ट एनी पर्सन, राइट, द कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन प्रपोजेस। अब इस इन्वेस्टिगेशन के चलने के दौरान या जिस समय वो कंपनी पर कार्रवाई हो रही है उसी के दौरान कंपनी ने क्या प्लान करा, कंपनी चाहती है अपने किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड करना या उसे किसी भी तरीके से पनिश करना, चाहे वो उसको नौकरी से निकाल के करे या फिर उसकी रैंक रिड्यूस करे या फिर उसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में चेंज करे जिससे उसको नुकसान हो, जैसे उसकी सैलरी कम कर दी, उसको कुछ फैसिलिटीज कम कर दी। देन द कंपनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन shall obtain approval of tribunal for the action proposed against employee, and tribunal has any objection to the action proposed shall send by post notice written to the writing। तो उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पहले जाना पड़ेगा ट्रिब्यूनल के पास कि सर हमारी कंपनी का चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन तो पूरा हो गया लेकिन अभी वो प्रोसीडिंग चल रही है, कोर्ट पे केस चल रहा है और हम अपने इस एम्प्लॉय को निकालना चाहते हैं या इसके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहते हैं या इसकी सैलरी कम करना चाहते हैं, ऐसा हम कुछ भी करना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमें परमिट, ट्रिब्यूनल को लगा आपके बात में दम है और आप बिल्कुल सही कर रहे हो, जेन्युइनली कर रहे हो, वो एम्प्लॉय ने बाकी में गलती करी तो एक अलग बात। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भाई साहब फिर अलाउ नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा नहीं होता तो अलाउ नहीं किया जा सकता, बात खत्म। ये बात अच्छे से आप दिमाग में घोट के पी ले बहुत बढ़िया तरीके से, अगर ऐसा होता है तो फिर अलाउ करना, अलाउ नहीं किया जाएगा। ट्रिब्यूनल बहुत सोच समझ के करता है, देखो ना, किसी भी एम्प्लॉय के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। The company, other body corporate or person concerned does not receive within 30 days of making, अगर 30 दिन में ट्रिब्यूनल का रिप्लाई ना आए तो आप समझ लेना ट्रिब्यूनल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, may proceed to take against। If company other body corporate person concerned is dissatisfied with the objection raised by tribunal within a period of 30 days of receipt of notice, prefer an appeal to appellate tribunal। मान लो वहां से ट्रिब्यूनल ने कहा नहीं निकाल सकते इसको बाहर, ऐसे कैसे निकाल दोगे बाहर, इसने कोई गलती नहीं करी, तो ऐसे केस में अगर ऐसा होता है बाई चांस, तो ऐसी परिस्थिति में वो जो कंपनी है वो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट में एपेलेट ट्रिब्यूनल में अपील लगा सकती है, ठीक है, फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल रहेगा, ठीक है।
फॉर द रिमूवल डाउट हैव क्लैरिफाइड द डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजन हैव द इफेक्ट, ये कुछ काम का नहीं। आगे आते हैं, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द इंस्पेक्टर एज एनिमरेटेड इन सेक्शन 223 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इन रिलेशन टू हिज रिपोर्ट। जब इन्वेस्टिगेटर अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेता है ना, तो अपना एक इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट बनाता है और उस रिपोर्ट को वो सबमिट करता है किसको? कंपनी को। एक रिपोर्ट बनाएगा और उस रिपोर्ट को वो सबमिट करेगा कंपनी को, राइट? कंपनी को रिपोर्ट देगा वो, ओ सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगा। उस रिपोर्ट में क्या आता है देखो, पहले तो बात करते हैं इंटरिम रिपोर्ट की। देखो, इंटरिम रिपोर्ट देना कोई कंपल्शन नहीं, दो रिपोर्ट होती है, एक इंटरिम रिपोर्ट, एक फाइनल रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद फाइनल रिपोर्ट तो देनी देनी है, शेल शेल। लेकिन इंटरिम रिपोर्ट जो होती है ना, वो तब दी जाती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट मांगे। देखो, मे एंड इफ सो डायरेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सबमिट इंटरिम रिपोर्ट। या तो उसको लगे कि इंटरिम, जनरली उसको कब लगता है? जब इन्वेस्टिगेशन लंबी चलती है तो इंटरिम रिपोर्ट देने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, अदरवाइज इंटरिम रिपोर्ट देने की कोई नीड नहीं होती। अगर इन्वेस्टिगेशन लंबा चलता है तो ही इंटरिम रिपोर्ट देने की जरूरत होती है, अदरवाइज इंटरिम रिपोर्ट देने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन फाइनल रिपोर्ट तो देनी देनी है। रिपोर्ट क्या होनी चाहिए? इन राइटिंग, राइट? कोई भी कंपनी, सॉरी, जो कोई भी बंदा, कॉपी ऑफ अबव रिपोर्ट मे बी ऑब्टेन बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि रिपोर्ट पब्लिक होती है। हाँ, कोई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है तो अलग बात है। अच्छा, ऑथेंटिकेशन कैसे होगा? जब आप अपनी रिपोर्ट रेडी कर लो, सबमिट करोगे, तो क्या करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को देने का मतलब क्या? मोदी जी को देकर आऊंगा क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट को देने का क्या मतलब है? तो उस रिपोर्ट को आप दोगे, अभी को होता क्या है, आप दोगे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो भी ऑथराइज्ड है, जैसे एमसीए डिपार्टमेंट को या आरओसी में जाके सबमिट करोगे। अब आरओसी में भी सबमिट करने का मतलब ये नहीं कि जितना रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास चले जाओगे। अरे नीचे इतना सारा स्टाफ होता है, उनमें से किसी को देना होता है, ऐसे किसी को भी नहीं। अब मान लो मैंने रिपोर्ट दी, मेरी रिपोर्ट में तो बहुत सारी बातें लिखी है जो कंपनी के अगेंस्ट में है, बहुत सारी बातें जो मैंने कंपनी के अगेंस्ट में लिखी है, लेकिन पता चला वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचने से पहले, उस पर एक्शन होने से पहले रिपोर्ट ही बदल दी गई, विच इज वेरी कॉमन, विच इज वेरी नॉर्मल। अब मैं क्या करूंगा? मैं कोर्ट में कैसे प्रूव करूंगा मैंने ये रिपोर्ट नहीं दी? तो क्या करना, रिपोर्ट की फोटोकॉपी कराते हैं, और उस रिपोर्ट की फोटोकॉपी पर किसके साइन होंगे? सील ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऑफिसर से बोलो सील करे। भाई हमने उसको बोला पढ़ ले, रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ ले, फोटोकॉपी करा ली रिपोर्ट की, रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लिया और रिपोर्ट की अपन ने फोटोकॉपी करा ली। अब फोटोकॉपी करने के बाद उसको बोलो भैया दोनों को पढ़ ले, फोटोकॉपी पे सील लगा कर दे दे। इससे क्या होगा? कल को रिपोर्ट चेंज हो गई और कोर्ट ने मेरे को बुलाया कि सर आपने ये रिपोर्ट दी। मैंने कहा सर मैंने ये रिपोर्ट नहीं दी, मैंने तो ये वाली रिपोर्ट दी। क्या बोले? कोर्ट कैसे बनेगा? ये रिपोर्ट दी थी। मैंने कहा सर देखो कंपनी की सील भी लगी है, मैंने जब रिपोर्ट सबमिट की थी तो मैंने इनसे बोला था अब मुझे एक्नॉलेजमेंट दीजिए। तो इन्होंने इस रिपोर्ट पे फोटोकॉपी करा के एक्नॉलेजमेंट दिया। अब जो एक्नॉलेजमेंट देता है, यानी जो ठप्पा ला के देता है, उसकी जिम्मेदारी होती है दोनों को पढ़े। उसकी जिम्मेदारी की या तो वो खुद फोटोकॉपी कराए रिपोर्ट की और फोटोकॉपी कराकर उसकी वो ले, उस पर स्टैम्प ला के दे, या फिर वो फोटोकॉपी तो उस पर ठप्पा ला कर दे। ये इस बात का सबूत है कि उसने फोटोकॉपी कराकर फोटोकॉपी पे ठप्पा लगाने से पहले रिपोर्ट को पढ़ करके कंपेयर कर लिया है और उसके बाद ही फोटोकॉपी कराया गया है। या फिर सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ द रिपोर्ट, या आपने जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सबमिट करा उस गवर्नमेंट कंपनी को पढ़ाने से क्या होगा? अरे कंपनी को इसलिए क्योंकि हमने कंपनी को रिपोर्ट दिखाई थी, कंपनी ने रिपोर्ट की फोटोकॉपी अपने पास रखी, तो या ओरिजिनल अपने पास रखी, फोटोकॉपी हमें दी, या फोटोकॉपी दे दो, तो कल को एक फोटोकॉपी मैं भी रखूंगा। या फिर जिस डिपार्टमेंट में जमा करे ना, उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पब्लिक ऑफिसर से सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता, वो भी रिपोर्ट पे साइन करके दे देंगे, रिसीव फोटोकॉपी। सच रिपोर्ट शैल बी एडमिसिबल। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो फिर वो रिपोर्ट को एज एन एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक्सेप्शंस काम का नहीं है। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द इंस्पेक्टर इज एन्यूमरेटेड। अभी अभी हमने पढ़ा टॉपिक, जस्ट अभी 2016 में क्वेश्चन आया, सेम ही है। स्टेट ब्रीफली द कंपोजिशन ऑफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। कौन कौन होता है ऑफिस में? देखो, एक तो होगा डायरेक्टर, इसके अलावा इसके अंदर अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स लोग आएंगे। नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स, राइट? कितने नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस इन। अब जो लोग आएंगे उनके पास में इन एरिया का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैंकिंग, कॉर्पोरेट अफेयर्स, टैक्सेशन, फॉरेंसिक ऑडिट, कैपिटल मार्केट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ एंड ऑल। Who shall be the competent authority for all the decisions pertaining to arrest as per the provisions of companies arrest in connection with investigation by serious fraud investigation officer। देखिए, ऐसे केस में एसएफआईओ होता है, डायरेक्टर ऑफ एसएफआईओ। जिन जिन मैटर का इन्वेस्टिगेशन एसएफआईओ करेगा उन मैटर्स में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एसएफआईओ है। एसएफआईओ कौन होता है?
एसएफआईओ मतलब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, उसका जो हेड है जिसको हम डायरेक्टर बोलते हैं, आप उसको एसएफआईओ भी बोल सकते हो, मतलब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, उसका जो हेड है डायरेक्ट उसको बोलेंगे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ठीक है। During investigations conducted on the affairs of a company in the public interest, the inspector observed that directors of the company have been acting on the instructions of holding company and he proceeded to investigate the holding company. Is inspector permitted to do so? क्या आप किसी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगता है कि यार इस कंपनी के तो बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होल्डिंग कंपनी से हो रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है, तो ऐसी केस में वो जो इन्वेस्टिगेटर है वो चाहे तो क्या होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कि यहाँ पे सेक्शन 219 पिक्चर में आता है। सेक्शन 219 है बेसिकली पावर ऑफ द इंस्पेक्टर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनीज और पर्संस। यहाँ पे मैं रिलेटेड कंपनीज और पर्संस है, यानी आप जिस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उस कंपनी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप उस कंपनी से रिलेटेड जो अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं या उससे कनेक्टेड जो अदर लोग हैं उनका भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें किस किस का कर सकते हैं देखो, वैसे तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप सीधा भी आंसर लिख सकते हैं। देखिए एज पर सेक्शन 219 द इन्वेस्टिगेटर ऑफ द कंपनी मे मेक इन्वेस्टिगेशन ऑफ companies, other companies or related companies and other persons, or investigate affairs of related companies or persons, and in those related companies and persons the holding company is covered. Hence auditor investigator is allowed to make investigation of affairs of holding company. लेकिन if an inspector appointed under section 210, ये मैं नीचे लिस्ट बताता हूँ, इसके दो काम की नहीं है, किस किस का कर सकते हो देखो, any other body corporate which is or has at any time been company's subsidiary, company's holding company or subsidiary company of its holding company। ये लास्ट वाला क्या ये होता है बेटा, को सब्सिडरी। तो आप कंपनी की होल्डिंग, कंपनी की सब्सिडरी या कंपनी की को सब्सिडरी का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज और हैज एट एनी रिलेवेंट टाइम बीन मैनेज्ड बाय एनी पर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, जो बंदा कंपनी को मैनेज कर रहा है वो। Any other body corporate whose board of directors comprises nominees of company or is accustomed to act in accordance with the directions instructions of company। यदि कोई दूसरी कंपनी जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारी कंपनी के कहने पर काम करता है, हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कहने पर काम करता है, दूसरी कोई कंपनी का बोर्ड हमारी कंपनी के बोर्ड के कहने पर या हमारी कंपनी के एमडी के कहने पर काम करता है। एनी पर्सन हु हैज एट एनी रिलेवेंट टाइम बीन कंपनीज मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर और एम्प्लॉय, आप जिस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके एमडी, मैनेजर या एम्प्लॉय का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रायर कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्वेस्टिगेट इनटू एंड रिपोर्ट ऑन द अफेयर्स ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट और ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर as so far he is considered that the results of investigation are relevant to the investigation, वो भी कर सकते हो। बस इतना याद रखना कि subject to the prior approval of the central government, investigation into the report of the affairs of other corporate or managing director or manager he considered necessary are relevant to the investigation of affairs of the company which is appointed। ये इसलिए डाला गया है कि आपको प्रायर अप्रूवल की बेवजह आप किसी को ना फंसाएं। is always required, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, वो आपको हमेशा चाहिए होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल आपको लेना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं हो सकता। देखो ये इसके पीछे रीजन है, आप सोचो इन्वेस्टिगेशन का ओरिजिनल पावर किसके पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आज मुझे ऑडिट करनी है वाई कंपनी की इन्वेस्टिगेशन, और मुझे पता है वाई कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करने का पावर का परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करती है। अब मैं जुगाड़ में बैठा था, फिर पता चला कि यार जेड की होल्ड सब्सिडरी है ए, उसका इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ है, बस मुझे मौका मिल गया। अब ए का इन्वेस्टिगेशन तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करे, उसका इन्वेस्टिगेशन करते करते मैंने जेड को लपेट लिया, मैंने कहा होल्डिंग कंपनी इसको भी लपेटो। अब जेड कंपनी की तो कोई गलती नहीं थी, अभी तो कितना अच्छा तरीका हो गया। फिर उस प्रोविजन का क्या मतलब रहा जहां हम ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है, उस प्रोविजन का कोई मतलब नहीं रह जाता ना, इसीलिए प्रोविजन डाला गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में shareholders of Hide and Seek Limited are not satisfied about the performance of the company. It is suspected that some activities
being run in the name of the company are not in the interest of company or in members. 101 out of the 500 shareholders of the company have made an application to central government to appoint an inspector to carry out the investigation. सेक्शन 210 है जहां से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से केसेस में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकती है, कब कब कर सकती है? देखो, पहला सेक्शन 206 में आपने पढ़ा था अभी इंक्वायरी। रजिस्ट्रार ने इंक्वायरी करी और इंक्वायरी करने के बाद रजिस्ट्रार ने जो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी, उस रिपोर्ट को पढ़ के सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है यार इस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 206। या फिर कंपनी के शेयर होल्डर्स ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन, माइंड द वर्ड स्पेशल रेजोल्यूशन, पास करा और वो स्पेशल रेजोल्यूशन के बेसिस पे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि सर हमारी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करो, बहुत गड़बड़ चल रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। ये सब अच्छा करेंगी नहीं करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इच्छा है, वो उनकी चॉइस है, मे है। सेंट्रल गवर्नमेंट मे ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी कंपनी। ध्यान दीजिए जरा, मे चल रहा है यहाँ, यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के बेसिस पे आपकी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि शेयर होल्डर का जब रिजोल्यूशन पास होकर आया एप्लीकेशन, तो कोई जबरदस्ती नहीं है। थर्ड, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में इन्वेस्टिगेशन कराया जाना चाहिए, इन तीन केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकती है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार, स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द शेयर होल्डर्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट को पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है। अच्छा, एक केस और है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं है। क्या केस है? यदि कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर देता है, अब देखो कोर्ट कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करता, कोर्ट ऑर्डर देता है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को इस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कराओ, तो इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। यदि कोर्ट ने ऑर्डर दिया इन्वेस्टिगेशन कराओ, तो कराना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन, चॉइस नहीं, कंपल्सरी। आगे बात समझ में, तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। The shareholders application will not be accepted as section 210 companies may order investigation। ये तो कुछ काम का नहीं। अच्छा, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन पर आते हैं। हमने बोला 101 आउट ऑफ 500 shareholders of the company have made an application। सस्टेनेबल ही नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है 75%, तो 500 का 75% कितना आता है बेटा? ये आता है 375। कम से कम 375 लोग रेडी होंगे तो ही इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, वरना नहीं कर सकती। The shareholders of hide and seek limit, they decide the liabilities of the persons for commission of act during the course of inspection, inquiry or investigation under the Companies Act 2013. A person who is required to make a statement during the course of investigation pending against company is a party to the manipulation or document related to transfer of securities and naming of holders in the register of members by the company। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटर बहुत सारे लोगों से रिटर्न स्टेटमेंट्स लेते हैं, ठीक है, और इंक्वायरी करके रिटर्न स्टेटमेंट्स लेते हैं। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कंपनी में चल रहा है उसके दौरान कंपनी में उसको एक स्टेटमेंट देना था, और वो बंदा वो है जिसने डॉक्यूमेंट्स में मैनिपुलेशन करा है या सिक्योरिटीज के डॉक्यूमेंट्स में सिक्योरिटी के ट्रांसफर को लेकर और नाम वगैरह को चेंज करने को लेकर, तो उस केस में क्या होगा, उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी? एन एम्प्लॉय हु द कंपनी इज पब्लिसाइज्ड अमंग हिज सोशल नेटवर्किंग ऑफ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू इंसाइट द पब्लिक टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी। ऐसा कोई भी एम्प्लॉय जिसने कंपनी की इंटरनल इंफॉर्मेशन, कंपनी के पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाला और अच्छे रिजल्ट्स को, जिससे कि लोग ज्यादा शेयर खरीदे। अगर हम बात करें, देखो इस बंदे की तो कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि सेक्शन 229 सॉरी हम अगर सेक्शन 229 की बात करें तो लायबिलिटी आती है कंपनी के ऑफिसर, एम्प्लॉय या कोई भी बंदा जो जिसने उनका साथ दिया, जो डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय, मटिलेट या वो करे। देखो सेक्शन 229 ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टेट्स दैट वेयर अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन और टू मेक अ स्टेटमेंट, यानी जिस बंदे को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई इंफॉर्मेशन देनी है या कोई स्टेटमेंट देना है, उसी की बात करो। बी वाले केस में अगर आप देखेंगे तो वो बंदा वो नहीं है जिससे इन्वेस्टिगेटर ने किसी भी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन या स्टेटमेंट मांगा। पहले में था पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेक स्टेटमेंट, पहले केस में वो बंदा था जिससे डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट लेना है
जिसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान कंपनी को स्टेटमेंट, सॉरी इन्वेस्टिगेटर को सिर्फ स्टेटमेंट लेना है, उससे जो है एक्सप्लेनेशन लेना है। बट अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिससे कोई स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन नहीं लेना, तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आती। सेक्शन 220 ने स्पेसिफिकली मेंशन करता है अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन और स्टेटमेंट। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको, अब वो चाहे एम्प्लॉय हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और बॉडी कॉर्प विच इज ऑल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन ऑफ, कौन से वो बंदा जिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो किसका चल रहा है, किसी भी कंपनी का, तो वो बंदा अगर डिस्ट्रॉय, म्यूटिलेट और फॉल्सिफाई, और ये तो लाइन काम की नहीं, बस इतनी सी काम की है, a person who is required to provide an explanation or making a statement during the course of inspection, inquiry or investigation, right? इसके बाद सीधी लाइन ये वाली काम की है, वो बंदा अगर क्या करे, जिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किसी कंपनी का इंक्वायरी चल रहा है और या फिर इंस्पेक्शन चल रहा है, उस दौरान वो बंदा जिससे कि हमें स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन लेने, वो बंदा अगर रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करे, म्यूटिलेट करे, फॉल्सिफाई करे, कंसील करे, टेम्पर करे या अनऑथराइज्ड तरीके से रिमूव करे, या उन डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने में, म्यूटिलेट करने में, फॉल्सिफाई करने में, टेम्पर करने में, अनऑथराइज्ड रिमूवल में उसका हाथ हो, पार्टी टू, या फिर मेक्स अप और पार्टी टू द मेकिंग ऑफ फॉल्स एंट्री इन द डॉक्यूमेंट्स, या तो डॉक्यूमेंट्स में फॉल्स एंट्री करे, फर्जी उसमें एंट्री करे, या एंट्री करने वाले को सपोर्ट करे, और प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन व्हिच इज फॉल्स व्हिच ही नोस टू बी फॉल्स, ये जानबूझकर ऐसा एक्सप्लेनेशन दे जो कि गलत है और वो जानता है गलत है। ये हम सब किसकी बात करें, उस बंदे की जिससे इन्वेस्टिगेटर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन लेना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस बंदे से हमें इंफॉर्मेशन लेना है, एक्सप्लेनेशन लेना है, उस बंदे की बात करें। यानी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई बंदा ऐसा है जिससे हमें ना कोई इंफॉर्मेशन लेनी, ना कोई एक्सप्लेनेशन लेना, वो बंदा अगर ये सब करता है तो कोई लायबिलिटी नहीं आती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, द पर्सन शेल बी लायबल फॉर फ्रॉड। अब फ्रॉड है तो भैया 447 के लिए रेडी हो जाओ। In given case he is a party to the manipulation of documents relating to the transfer of securities and register of members, तो वो लायबल रहेगा, क्योंकि पहले वाले पॉइंट में हमने उस बंदे की बात करी है जिससे कंपनी के इन्वेस्टिगेटर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्सप्लेनेशन लेना है। उस बंदे ने क्या करा, कंपनी के मेंबर्स के रिकॉर्ड्स में या रजिस्टर में, सिक्योरिटी के ट्रांसफर के रजिस्टर में गड़बड़ करी। सेकंड, एम्प्लॉय नॉट लायबल। क्यों नहीं लायबल, क्योंकि ही इज एन एम्प्लॉय नॉट अंडरगोइंग इन्वेस्टिगेशन, और ना ही उसने कोई कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेस करे, मतलब कहने का मतलब ये कि उससे किसी तरह की इंक्वायरी वैसे भी नहीं होनी, तो वो लायबल नहीं रहेगा। ठीक है। A group of shareholders of MSK Limited made a complaint to the concerned registrar of companies that the business of the company is being carried on for the unlawful or fraudulent purpose and filing an application to inquire into। अभी हम पढ़ कर आए थे, सेक्शन नंबर 206 है। यदि कंपनी के शेयर होल्डर्स या कोई भी बंदा जाकर आरओसी को कंप्लेन करता है कि हमें लगता है कि कंपनी में कंपनी का बिजनेस फ्रॉडलेंट तरीके से चल रहा है, अनफेयर तरीके से चल रहा है, अनलॉफुल तरीके से चल रहा है, तो उस केस में रजिस्ट्रार जो है उस कंपनी की इंक्वायरी करा सकता है आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, फॉरवर्ड टू ऑर्डर फॉर इंक्वायरी, providing a company reasonable opportunity into affairs of the company if he is satisfied that representation made by any person about that company is being carried on fraudulent or unlawful. If yes, then state the procedure followed by the procedure। बड़ा सिंपल सा है। आरओसी सबसे पहले कंपनी को इन्फॉर्म करेगा उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं इन रिटर्न, कंपनी को इन्फॉर्मेशन फर्निश करने के लिए बोलेगा जो भी एक टाइम लिमिट के अंदर। और अगर कंपनी इंक्वायरी में डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि कोई टीम पहुंच गई, इंक्वायरी वो इन्वेस्टिगेशन में होता है। इंक्वायरी में तो हम बेसिकली उस कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई आपके ऊपर एलिगेशन लगे और इसके हिसाब से हमको लगता है आपकी कंपनी में गड़बड़ है, कृपया आप अपना 30 दिनों में, 15 दिनों में, जो भी टाइम पीरियड मेंशन करा उसमें आप अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए। एंड कैरी आउट सच इंक्वायरी एज इट डीम फिट आफ्टर प्रोवाइडिंग द कंपनी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। Whether inquiry should be pursued by the ROC in case of complaints withdrawn by the same group। देखो एक बार इंक्वायरी स्टार्ट हो गई ना तो वो चलेगी, देखो फिर उसको विड्रॉ करने के बाद भी इंक्वायरी नहीं रोकी जाएगी। Whether central government has a power to direct ROC, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो ऑर्डर, अभी हमने डिस्कस किया था, आरओसी को ऑर्डर कर सकता है कि भैया इस फलाना कंपनी का आप क्या करवाओ, इंक्वायरी करो। ऐसा अलाउड है क्या? बिल्कुल अलाउड है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परमिटेड है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन। ये प्रोविजंस क्या है, देखो चैप्टर हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन के बारे में बहुत सारे प्रोविजंस हैं। और क्या प्रोविजंस है वो हम लोग देखते हैं। प्रोविजंस ये है कि कुछ कंपनीज अगर आपस में कॉम्प्रोमाइज करके, देखो कॉम्प्रोमाइज एंड अमालगमेशन, कॉम्प्रोमाइज एंड
अरेंजमेंट बेसिकली टर्म जो यूज होता है, कॉम्प्रोमाइज टर्म तो यूज तब होता है जब दो कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट है। कंपनी जरूरी नहीं है, कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर के बीच में है, या कंपनी या मैनेजमेंट के बीच में डिस्प्यूट है, मैनेजमेंट शेयर होल्डर के बीच में डिस्प्यूट है। अब उस डिस्प्यूट से बाहर आने के लिए हमारे पास में एक तरीका होता है कॉम्प्रोमाइज, यानी ऐसी कोई स्कीम बनाना जिसमें दोनों जो पार्टीज हैं उन दोनों पार्टीज को थोड़ा थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़े, या उन दोनों पार्टीज को थोड़ा बहुत से सेटल करना पड़े, एंड देन दे कैन रीच एट वन कंक्लूजन। उसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। इज इट लाइक पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल, होता है कॉम्प्रोमाइज। अरेंजमेंट जो है वो इज लाइक समवॉट अ डिफरेंट टर्म। अरेंजमेंट में कुछ हमें डिस्प्यूट तो नहीं है, बट हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं, इस वाले केस में अगर हम पहले से तैयारी करके रखें, अरेंजमेंट करके रखें, तो शायद हम लोगों को दिक्कत ना हो। तो उसमें क्या किया जाता है? अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है अरेंजमेंट। अब ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास में होते हैं। उनमें से कुछ तरीके हम आपको बताएंगे, या कुछ तरीके हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो सेक्शन 230 से 240 में है। यानी अगर मैं इस चैप्टर में बात करूँ तो सेक्शंस कौन सी कवर होती है? सेक्शंस कवर होती हैं सेक्शन नंबर 230 से लेके और सेक्शन नंबर 240 तक। ठीक है, चलो सबसे पहले राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। देखो अब ये बेटा कॉन्ग्लोमरेट मर्जर वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली आपको एफएम से मिलेगा। इन्होंने यहाँ दे दिया, अब तो नहीं रिपीट होगा, खैर अब तो दोहराने की बात नहीं है। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर जो है ये बेसिकली टेक्निकल टर्म है, इसका लॉ से कोई लेना देना नहीं, फिर भी मैं समझा देता हूँ। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर इज अ मर्जर वेयर टू और मोर कंपनीज कैरिंग डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज आर एक्वायर्ड एंड मर्जर। जिनकी बिजनेस एक्टिविटीज बिल्कुल ही अलग है, आपस में किसी तरीके से लिंक नहीं होती, जब वो कंपनीज आपस में अपना मर्जर करती है उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। द कंपनीज मे नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर हॉरिजॉन्टली, यानी आपस में बिजनेस उनका कनेक्टेड नहीं है। हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है जब दो कंपनी सिमिलर नेचर के बिजनेस में होती है उनको बोलते हैं उनका बिजनेस हॉरिजॉन्टल है। इन अ प्योर कॉन्ग्लोमेरेट देयर आर In a pure conglomerate, there are no important common factors between the companies इन प्रोडक्शन मार्केटिंग रिसर्च, क्योंकि कॉन्ग्लोमरेट होता ही तब है जब दोनों के बीच में आपस में किसी तरह का कोई भी कनेक्शन ना हो। ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर इज क्वाइट ऑफन द रिजल्ट्स ऑफ डिजायर एंड इट्स फेवरेबल पॉइंट्स आर बेटर स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, क्योंकि दो अलग अलग बिजनेसेस है तो अगर एक में लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा तो थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। और इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। It can employ spare resources, whether of capital or management. Some common factors can benefit, just say economies of scale, staff functions, leads to defensive diversification designed to make the company too large to be likely to be the object of a takeover, or perhaps to make it a less attractive object. ये तो कुछ काम करिए to provide an outlet for ambitions of management। अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर एरिया में मोनोपोली करना तो ऐसी कंपनी को खरीद लो जो कंपनी अकेली हो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, और या फिर कहीं पर अगर एंटी मनी लॉज, मोनोपोली लॉज बहुत ज्यादा एप्लीकेबल हो तो उधर भी। State the powers of the tribunal about the matters that would be considered while sanctioning the scheme of amalgamation under the provisions of Companies Act। While sanctioning the scheme of amalgamation, the tribunal under section 232 of companies may make provision for all or any of the following matters। अभी क्या है, यदि कभी भी जब भी देखो सेक्शन 230 है उसमें है एप्लीकेशन फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, जो कि हम लोग ट्रिब्यूनल को लगाते हैं। 230 और 31 में है ऑर्डर के बारे में। 232 है कि कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट आप कर रहे हो थ्रू द वे ऑफ अमालगमेशन, तो आप कैसे करोगे? सो द ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी कंपनी ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी। अब उस समय जब ऑर्डर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल, जब ऑर्डर देती है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के, क्या ना एक्चुअली एप्लीकेशन लगाई दोनों कंपनीज ने। अब जो एप्लीकेशन हमने लगाई, ठीक है, उस एप्लीकेशन में हम कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं और उस एप्लीकेशन में हम लिखा है कि कॉम्प्रोमाइज करेंगे बाय अमालगमेशन ऑफ टू कंपनीज। हमारी कंपनी आपस में मिलकर हमने ऐसा डिसाइड करा। जब ये तब होता है जब दो कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट हो, या एक कंपनी को लगता है कि दूसरी अरेंजमेंट करना है, दो कंपनीज को लगता है कि यार फ्यूचर में दिक्कत आएगी, अभी अरेंजमेंट कर लो, तो उन्होंने अमालगमेशन करने का सोचा फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे केस में वो जो कंपनी है, ट्रांसफर कंपनी है, वो एप्लीकेशन लगाती है, फरर कंपनी है, फरी कंपनी, दोनों में से कोई भी लगा सकती है।
उसमें उन्होंने पहले स्कीम बना के दी होती है कि हम अमालगमेशन करेंगे, इतनी हमारी एसेट्स जाएंगी, इतनी लाइबिलिटीज जाएंगी, वहां से इतना कंसिडरेशन आएगा। ऐसा वो लोग उसके अंदर पहले से मेंशन करके रखते हैं, एक बार पहले से मेंशन होता है। लेकिन फिर भी जब उस एप्लीकेशन को अप्रूव किया जाता है तो ट्रिब्यूनल जो अपना ऑर्डर बनाता है या सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना ऑर्डर बनाएगी, उस ऑर्डर में बकायदा ये सारी बातें दोबारा लिखती है। भले स्कीम में लिखा हुआ है फिर भी दोबारा लिखती है, क्या? ट्रांसफर टू द ट्रांसफरिंग कंपनी और होल ऑफ द एनी पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज, वो लिखेगी कि ट्रांसफरिंग कंपनी की कितनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो हैं उस ट्रांसफर कंपनी की, वो ट्रांसफरिंग कंपनी के पास आएंगी। Allotment by transferring company or any of its shares debentures in that company which under the scheme are to be allotted by that company to any person। बदले में फरर कंपनी जो है उसको कितने शेयर्स मिलेंगे, कितने डिबेंचर्स मिलेंगे, पैसा कितना मिलेगा फरी कंपनी से। कंटिन्यूएशन ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स बाय और अगेंस्ट द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरिंग कंपनी, अगर लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं फरर कंपनी में तो वो कैसे ट्रांसफर होंगी। Dissolution without winding up of transfer company, provisions to be made for any person who within such time and in such manner as the court directs, right? अगर कोई डिसेंटिंग शेयर होल्डर है तो उनको क्या मिलेगा। Incidental matters such as which are necessary to secure that amalgamation shall be fully and effectively carried out, और भी कोई सपोर्टिंग मैटर्स जो हमें लगता है कि अमालगमेशन को ढंग से करने के लिए जरूरी है, ठीक है। Explain the majority required for approving the scheme of amalgamation in a meeting of members of a company called as per directors। कितनी मेजोरिटी आपको चाहिए होती है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के अंदर। जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन लगाते हैं तो वहां से ऑर्डर आता है मीटिंग कराने का। अगर डिस्प्यूट चल रहा है कंपनी और मेंबर्स के बीच में तो मेंबर्स की मीटिंग होगी, डिस्प्यूट चल रहा है कंपनी और क्रेडिटर्स के बीच में तो क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी, ठीक है। सो मेजोरिटी नंबर रिप्रेजेंटिंग 3/4 in value of members or class of members present and voted where proxies are allowed under the rules made to must approve the scheme or arrangement providing for amalgamation of companies। क्या बोल रहे हैं हम लोग, कम से कम 3/4 है ना, 3/4 ऑफ वैल्यू ऑफ मेंबर्स, इतने लोगों का होना जरूरी। 3/4 ऑफ वैल्यू ऑफ मेंबर्स मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट होंगे वोटेड और वोट करेंगे उसका 3/4 लोग 75% लोगों का हाँ कहना जरूरी है तो ही स्कीम अप्रूव होगी, अदरवाइज नहीं। एनी मेंबर हु दो प्रेजेंट इन द मीटिंग डज नॉट वोट बट रिमेन्स न्यूट्रल इज नॉट टू बी टेकन, वो हमने पहले ही कह दिया प्रेजेंट एंड वोटेड, तो 3/4 से मेजोरिटी बनेगी। एक्सप्लेन द टूल्स फॉर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कौन कौन से टूल्स हमारे पास में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। देखिए एक तो टूल है मर्जर, ये कुछ टर्म्स हम आपको बता रहे हैं, ये कुछ टूल्स दे रखे हैं। मर्जर is a combination of two or more companies which can be merged together either by way of amalgamation or absorption, जिसमें दो तरह के मर्जर हैं। हॉरिजॉन्टल मर्जर जिसमें दो सिमिलर नेचर की कंपनी आपस में मिलती हैं। वर्टिकल मर्जर which takes place upon the combination of two companies which are operating same industry, जैसे आपने अपने सेम बिजनेस में लगी हुई हैं पर आपसे छोटी कंपनी है, राइट, उसको बोलते हैं वर्टिकल मर्जर। ऐसे यानी ऐसे कोई कंपनी जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी उसको आपने टेक ओवर कर लिया तो अभी वो कहलाएगा वर्टिकल मर्जर, राइट। Co-generic merger, in this merger the acquirer and target companies are related through basic technologies production process। इसमें जनरली दोनों कंपनीज आपस में एक्सचेंज ऑफ आइडिया, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन प्रोसेस को लेकर आपस में मर्जर करती है। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर तो आपने पढ़ा। डीमर्जर इसमें उल्टा होता है, कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन इन विच एंटिटीज बिजनेस ऑपरेशंस आर सेग्रीगेटेड इनटू वन और मोर कंपोनेंट्स, टोटल बिजनेस को सेग्रीगेट कर दिया। इट इज द कन्वर्स ऑफ मर्जर, राइट, यानी एक कंपनी उसके दो सेगमेंट कर दिया अलग अलग, अपना डिपार्टमेंट अलग कर दिया। रिवर्स मर्जर इज द अपॉर्चुनिटी फॉर द प्राइवेट कंपनीज टू बिकम पब्लिक कंपनी विदाउट ऑप्टिंग फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। इन दिस प्रोसेस द प्राइवेट कंपनीज एक्वायर्स द मेजॉरिटी शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी विद इन इट्स ओन नेम। तो आप क्या करते हो बेसिकली, आपने आईपीओ के लिए चूज करा, नहीं आप आईपीओ में नहीं जाना चाहते, आप प्राइवेट कंपनी जो है उसको प्रॉपर्ली एक्वायर कर लेते हो पूरा अपने पास में। Disinvestment means the action of an organization or government selling of liquidating assets of its subsidiary। ये बहुत कॉमन है, गवर्नमेंट इसे भी एलआईसी में हुआ था। टेक ओवर एक्विजिशन मींस an acquirer takes over the control of target company। Friendly takeover is a type one company takes over the management of target company with the permission of board of target company। Hostile takeover is one company takes over the management of target company without its knowledge and against the wish of the management। One company takes over the management of our company without, वो basically compulsory acquisition kind of होता है। Joint venture very common, strategic alliance
any agreement between two or more parties to collaborate with each other in order to achieve certain objectives and allow to remain independent organization. स्लम सेल मींस ट्रांसफर ऑफ वन और मोर ऑफ द अंडरटेकिंग। ये बहुत कॉमन है, अपने बिजनेस का एक पूरा अंडरटेकिंग हम किसी और को बेच देते हैं जिसमें बंडल ऑफ एसेट्स होती है। बायबैक मींस रीपर्चेज ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू रिड्यूस नंबर ऑफ शेयर्स। इससे होता ये है कि आपकी कंपनी की शेयर होल्डिंग मार्केट में कम हो जाती है, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो कम हो जाएंगे। आंसर विद रेफरेंस टू कंपनीज स्कीम ऑफ अमालगमेशन मर्जर एक्सप्लेनिंग whether companies being amalgamated must be companies registered in India। देखिए ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कंपनीज जो मर्ज है वो फॉरेन कंपनीज भी हो सकती हैं, बिल्कुल अलाउड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उसके ऊपर फिर फॉरेन कंपनी वाले प्रोविजन वो भी ध्यान में रखने पड़ते हैं। ट्रांसफरिंग कंपनी डज नॉट इंक्लूड एनी कंपनी अदर देन अ कंपनी विद द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट। द ट्रांसफरल कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। अब ऐसा क्यों बोला? देखिए ट्रांसफरिंग कंपनी वो होती है जिसके पास आ रहा है। फॉरेन की कोई कंपनी हमारे साथ मर्ज हो रही है, चलेगा, तो उसके ऊपर कंपनी से 2013 लगेगा क्योंकि लेने वाली कंपनी इंडिया की, बट सोचो जाने वाली कंपनी इंडिया की, एक्वायर कंपनी करने वाली कंपनी फॉरेन की है, तो उसके ऊपर तो उस कंट्री का फॉरेन लॉ लगेगा ना। तो ट्रांसफरी जो कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी वो इंडियन कंपनी होनी जरूरी है। ट्रांसफरर कंपनी कोई भी हो सकती है, वेदर कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया और नॉट। Does the scheme of compromise or arrangement under the Companies Act 2013 requires approval of preference shareholders? देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज अ क्लास ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर ही सारे डिसीजन लेते हैं। अगर कंपनी का आज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होता है तो उसका इंपैक्ट इक्विटी पे जाएगा तो प्रेफरेंस पे भी जाएगा। अब अगर प्रेफरेंस पे जाएगा तो उनका भी अप्रूवल, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लेना जरूरी है। अगर कंपनी, क्योंकि हमने आपको कहा था कि जब आप एप्लीकेशन लगाते हो मर्जर कॉम्प्रोमाइज के लिए या कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के लिए तो ट्रिब्यूनल मीटिंग करने का ऑर्डर देता है। मीटिंग का जब ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा तो उसमें मेंशन करता है किन की मीटिंग है, इक्विटी की है, प्रेफरेंस की है, डिबेंचर होल्डर्स की है या क्रेडिटर्स की है, तो उसमें वो मेंशन करेगा। उसने मेंशन करा है प्रेफरेंस को लेना है तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज अगर उसने कुछ भी मेंशन नहीं करा तो भी लेना है। हाँ उसने मेंशन कर दिया इक्विटी शेयर होल्डर्स तो एक अलग बात है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। Does a scheme of compromise and arrangement requires approval of preference shareholder? Same question है, अभी भी हम पढ़ कर आए। State the provisions of Companies Act 2013 relating to the preservation of books and papers of amalgamated companies। तो इसमें क्या है, देखो सेक्शन 239 है जो ये बोलता है कि कंपनी जिसका अमालगमेशन हो रहा है, यानी जो कंपनी जा रही है मिक्स होकर, मतलब फरर कंपनी, तो उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो फरी कंपनी को मेंटेन करने पड़ेंगे। See the books and papers of the company which has been amalgamated with or whose shares have been acquired by another company, मतलब transferor company, shall not be disposed of without the prior permission of central government, and before granting such permission the government may appoint a person to examine the books and papers or any of them for the purpose of ascertaining whether they contain any evidence of commission of an offence in connection with promotion or formation or amalgamation or management of the affairs of फरर company। तो फरी कंपनी की जिम्मेदारी है कि फरर कंपनी की जो बुक्स हैं उसको मेंटेन करके रखे, संभाल के रखे। अगर उनको डिस्पोज ऑफ करेगी तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उन बुक्स एंड पेपर्स को अच्छे से देखेगी और उसे लगता है कि कंपनी के फॉर्मेशन, कंपनी के मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसफर कंपनी जो कि बंद हो चुकी है, उसके मैनेजमेंट के लिए, उसके फॉर्मेशन में किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ थी, उसके लिए एविडेंसेस चाहिए और वो उन रिकॉर्ड से मिलेंगे, तो वो बिना वो एविडेंस लिए आपको डिस्पोज ऑफ करने की परमिशन नहीं देती। एबीसी लिमिटेड सेक्शन 239 का प्रोविजन है, तो डिस्पोज ऑफ करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन देने से पहले किसी बंदे को अपॉइंट कर सकती है बुक्स एंड पेपर्स को एग्जामिन करने के लिए, ये देखने के लिए कि क्या कोई ऐसा एविडेंस है क्या जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट, जो कि कंपनी के फॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर से रिलेटेड हो। ABC Limited and DEF Limited are wholly owned companies, owned by the government of West Bengal. As a policy matter, the government issued administrative orders for merging DEF with the ABC। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। State the authority for the whom application for the merger is required to be filed। देखिए एक प्रोविजन है, अथॉरिटी टू whom application for mergers to be made according to section 237। यहाँ किसी को एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे या सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में दो या दो से ज्यादा कंपनियों का अमालगमेशन करना जरूरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप ही ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के इन दोनों कंपनीज का अमालगमेशन कर सकती है।
ये अलाउड है क्या? हाँ बिल्कुल अलाउड है। दोनों, यहाँ तो और भी सिचुएशन आसान है, दोनों गवर्नमेंट कंपनीज है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में दोनों का मर्जर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी को एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है। इज इट मैंडेटरी टू ऑब्टेन रेगुलेटरी अप्रूवल्स ऑफ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट? देखो यस, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। जब भी कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का एप्लीकेशन हम लगाते हैं तो ट्रिब्यूनल जब उसको फाइनली अप्रूव करेगा उससे पहले वो जितनी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज है जो उस कंपनी से कनेक्टेड है, जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी है, आरबीआई है, सेबी है, रजिस्ट्रार है, स्टॉक एक्सचेंज है, लिक्विडेटर है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सबको नोटिस भेजता है और सबको इन्फॉर्म करता है, या कोई और सेक्टोरल रेगुलेशंस है उन सबको नोटिस भेजा जाता है कि भैया तुम्हें अगर इस कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट से कोई दिक्कत है तो आप 30 दिनों के अंदर अंदर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा दो। उनका ऑब्जेक्शन आएगा, उसको कंसिडर करने के बाद ही अमालगमेशन या ऐसे बोले कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट को अप्रूवल मिलेगी। हाँ, उन्होंने अगर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं करा तो एक अलग बात है। ठीक है, आगे आओ। State which of the following terms are not defined in the word amalgamation, the words operation amalgamation word define नहीं किया गया है, और टेक्निकली मैं बात करूं तो डिफाइन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट भी नहीं किया गया है, वो भी हमको समझाना पड़ता है, वो भी डिफाइन नहीं है, राइट, एक्ट में डिफाइन नहीं। आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अ स्कीम ऑफ amalgamation of Anu Company Limited with Priya Limited was presented to the tribunal for sanction after the scheme was approved by the overwhelming majority of shareholders, secured and unsecured creditors of the both companies at meeting held under Section 231 of the Companies Act. While the scheme was pending in the High Court, some of the members requisitioned EGA for the purpose of requesting companies Anu Limited to negotiate with the company Priya Limited as according to the resolutions. Requisitionist, the exchange ratio was not fair. देखिए वैसे तो ट्रिब्यूनल कैन नॉट प्रिवेंट अ कंपनी फ्रॉम होल्डिंग अ रिक्विजिशन मीटिंग फॉर द कंसीडरिंग प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन। ये तो आप पहले ही कर लेते ना जब आपने स्कीम बनाई थी, ये तो जब स्कीम बनाई थी तब कर लेना चाहिए था। ट्रिब्यूनल जो है अच्छा, उसके बाद भी जब एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के पास आती है तो ट्रिब्यूनल दोबारा से मीटिंग कराने के लिए बोलता ही है। ठीक है, वो तो ऑलरेडी ट्रिब्यूनल बोलता ही है, उस मीटिंग के होने के बाद ही ट्रिब्यूनल आगे बढ़ता है। अब ये एप्लीकेशन आपने ट्रिब्यूनल में लगाई विच वाज अप्रूव्ड फाइनली, और अभी वो पेंडिंग है इन हाई कोर्ट। तो ट्रिब्यूनल हैज वाइड पावर्स अंडर सेक्शन 231 टू गिव डायरेक्शंस टू मेक मॉडिफिकेशन इन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जहां पे भी नेसेसरी, बट mere डिस्कशन बाय द शेयरहोल्डर्स एट अ प्रॉपर्ली रिक्वेस्टेड मीटिंग अबाउट द प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन इन द स्कीम pending before the tribunal for sanction would not be itself affect the scheme of the tribunal power to consider the modification scheme of scheme with or without। इन्होंने आंसर ही गलत लिखा है, ये गलत आंसर है, ये तो बहुत छोटा सा आंसर था, इतना बड़ा इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं सिंपल सा बताता हूँ। देखिए, अगर कोई भी दो चीजें समझो, ट्रिब्यूनल्स में स्कीम आई, एप्लीकेशन आई, ट्रिब्यूनल ने मीटिंग कराने का ऑर्डर दिया होगा, ठीक है भैया आप मीटिंग कराओ। मीटिंग में फाइनल होने के बाद में ट्रिब्यूनल उस एप्लीकेशन को अप्रूव करता है, उस स्कीम को अप्रूव करता है। एक बार अब स्कीम अप्रूव हो गई, स्कीम के अप्रूव होने के बाद में फिर उसको हमने कोर्ट में भेजा, या किसी वजह से कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में पेंडिंग चलने दो तब तक जब तक कोर्ट में पेंडिंग चल रही है। यहाँ साइमल्टेनियसली ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो स्कीम में चेंजेस कर सकता है, इवन जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी ये ऑफर दे सकता है, ये राइट दे सकता है कि वो स्कीम में चेंज कर लें। हाँ, अगर कोर्ट से अप्रूव हो जाती है उसके बाद नहीं कर सकते, ठीक है, उसके बाद में अलाउड नहीं है। A meeting of members of the Joka Agriculture Equipments Limited was convened under the orders of the court for the purpose of considering a scheme of compromise and arrangement. The meeting was attended by 200 members जिनके पास 5 लाख शेयर्स हैं, 70 members holding 4 lakh shares in aggregate for the value, यानी इनके पास लगभग 80% कैपिटल है, 70 के पास 80%, 120 members holding 90,000 shares in aggregate voted against the scheme। अब 120 मेंबर जो हैं उन्होंने अगेंस्ट में वोटिंग करी, उनके पास 90,000 ही शेयर है खाली। 10 मेंबर्स जिनके पास 10,000 शेयर है उन्होंने वोटिंग ही नहीं करी। ठीक है, एग्जामिन विद रेफरेंस टू, बहुत सिंपल है, जो वोटेड एंड प्रेजेंट है 5 लाख में से 10,000 शेयर वालों ने वोटिंग ही नहीं करी, तो 4,90,000 का 75% लोगों को हाँ चाहिए। सिंपल है भाई, 4,90,000 का 75%, 4,90,000 के 75% लोग अगर हाँ कह देंगे तो बात 75% इन वैल्यू। 4,90,000 का 75% कितना आएगा? 3,67,500 आ रहा है क्या? चार लाख नब्बे हजार का 75%,
3,67,500 इतने मेंबर्स हमें चाहिए। और 70 जो मेंबर है जिन्होंने टोटल वोटिंग करी है, वो वोटेड फॉर स्कीम हेल्थ 70 लाख 4 लाख शेयर्स। हमारा तो काम वैसे ही हो गया कि हमने कहा ना 100 में 200 में से 70 मेंबर्स ऐसे हैं जिनके पास में टोटल कैपिटल का 4 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए कैपिटल है, हमें तो 3,67,500 चाहिए, तो स्कीम अप्रूव हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। Surya Limited wants to reorganize the company's share capital by consolidation of shares of different classes and passed a resolution to this effect in the board meeting, and thereafter made an application to the tribunal. The tribunal ordered that a meeting of the members be called. The company sent notices to all members. The meeting, some of the members made objection to such arrangement. However, the majority of the members were interested in resolution proposed by the company. Tribunal, after scrutinizing the minutes of the meeting, sanctioned the proposed arrangement. Examine the light of given fact in order to give effect to the arrangement which prescribes the reorganization of the company share capital by consolidation of shares of the different classes. Mention the requirements on the execution of the said arrangement under the Companies Act 2013. क्या पॉइंट है देखो, बेसिकली ये कह रहा है कि किसी भी कंपनी को अपनी कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। रीऑर्गेनाइज मतलब उनकी वैल्यू को चेंज करके, एंड इसके लिए उसने बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करा, उसके बाद में एप्लीकेशन दी ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल ने भी मीटिंग करवाई मेंबर्स की, जो कि बुलाता है ट्रिब्यूनल, और सब नोटिस सब मेंबर को भेजे गए। मेंबर्स में से उन्होंने कुछ ने ऑब्जेक्शन करा, बट मेजोरिटी और मेंबर्स थे वो कहते ठीक है ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज कर दो शेयर कैपिटल को। ट्रिब्यूनल ने आफ्टर स्क्रूटनाइजिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग सैंक्शन द स्कीम, उसने भी जब मिनट्स को पढ़ा कि हाँ मीटिंग ढंग से हो गई, तो उसने स्कीम को अप्रूव कर दिया। आपको बताना इस तरीका सही था क्या? सी, where a compromise or arrangement is proposed between the company and its members or creditors or class of them, or between company and its members, tribunal on the application of company or creditors or members। पहले मैं आपको समझा दूं सिंपल, देखिए अगर कभी भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट होता है तो स्कीम बना के हम ट्रिब्यूनल को देते हैं, ट्रिब्यूनल मेंबर्स की मीटिंग कराता है, मेंबर्स में अगर मेजोरिटी मेंबर्स हाँ कहते हैं 75%, स्कीम अप्रूव हो जाती है। सिंपल प्रोसेस है बिल्कुल, 75% ने अगर हाँ कह दिया स्कीम ओके हो जाती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ऑब्जेक्शन करने वाले लोग हैं अगर वो मेजोरिटी में नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती हमें। तो वो एक बहुत छोटी सी चीज होती है, ठीक है। इवन अगर कंपनी का लिक्विडेशन भी होता है, इन केस कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, द कंपनीज में जो ट्रिब्यूनल है वो लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कर देगा। An order for the meeting of the creditors or class of creditors or members as the case में भी मीटिंग बुलाते हैं। फिर टर्म amalgamated includes a reorganization of company share capital। इसमें इतना कुछ करने के लिए है नहीं, ये प्रोसेस बिल्कुल ठीक था। आपको एक तो पूरा प्रोसेस लिख कर आना है सेक्शन 230 का, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। एंड की एक छोटी सी बात थी खाली, बाकी तो प्रोसेस पूरा ठीक था। आपको जो भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आता है उसकी कॉपी रजिस्ट्रार को सबमिट करनी पड़ती है 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, जो एग्जामिनर पेपर सेटर जो होता है ना, वो क्वेश्चन तो बना देता है, उसको खुद को भी नहीं पता होता है कि मैंने क्वेश्चन क्या बना दिया और उस क्वेश्चन का आंसर उसको क्या लिखना होता है, तो कुछ भी टिकाता है। इसमें पूरे में प्रोविजन एडिटर्स लिखा हुआ है, कंक्लूजन के नाम पर कुछ है नहीं, द ट्रिब्यूनल कुछ भी नहीं है, कंक्लूजन के नाम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं आपको सिंपल सा प्रोविजन आपको पूरा लिखना है, जिस दिन स्कीम अप्रूव हो जाएगी उसके बाद में एक कॉपी आरओसी में सबमिट करनी होती है, वो आपको ध्यान में रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना। सिंपल क्वेश्चन है। ABC Limited is a public limited unlisted company with rupees 50 crores equity capital of 10 each, ठीक है, यानी 5 करोड़ शेयर्स है, 10 रुपए का एक है। It has taken over 70% of the equity of the company called BCG Limited, which is a listed company and with equity capital of 20 crores divided into 10 equity, ठीक है। CEO of BGC has following queries: Is the decision of merger in order for the necessary? हाँ कर सकते हो, अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड कंपनी का एक्विजिशन कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। इज द मर्जर टू बी अप्रूव बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ ईच ऑफ द कंपनीज? हाँ वो तो करना पड़ेगा। स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट तभी एप्लीकेबल होती है जब दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर्स उस स्कीम को एक्सेप्ट करें। व्हाट हैपेंस इफ द फ्यू शेयर होल्डर्स डज नॉट, देखिए 3/4 ने अगर हाँ कह दिया तो बात ही खत्म हो गई, वो जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स है उनको हम पैसा दे देंगे। डज रिक्वायर ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी? हाँ एनसीएलटी का परमिशन आपको चाहिए होगा, क्योंकि एनसीएलटी या ट्रिब्यूनल जिसे हम बोलते हैं उनका, इसके अलावा अगर कंपनी लिस्टेड है चूंकि, तो सेबी का अप्रूवल भी चाहिए होगा लिस्टेड कंपनी के केस में, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।